कब, कैसे और कहाँ तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। इतिहास केवल समय रेखा के बारे में नहीं बल्कि समय के साथ होने वाले परिवर्तन के बारे में भी है। यह ये पता लगाने में मदद करता है कि अतीत में चीज़ें कैसी थी, वर्तमान में उनमें कैसे बदलाव हुआ। ऐतिहासिक प्रश्न पूछने से हम अतीत की घटनाओं के बारे में आश्चर्यचकित और उत्सुक हो जाते हैं तथा हम ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो वास्तव में ऐतिहासिक होते हैं। वर्तमान में भी युद्धों और आंदोलनों के संबंध में ऐतिहासिक समय सीमा की जानकारी होनी उपयोगी है, परंतु वर्तमान में हमारा ध्यान आजीविका के तरीकों, शहरों के विकास, राज्य कैसे बने, कैसे नए विचारों का प्रसार हुआ, संस्कृतियाँ और वह समाज कैसे बदले पर भी है। कौन सी तारीखें अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। ये घटनाओं के एक विशेष समूह पर ध्यान केंद्रित करने के कारण महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यद्यपि अध्ययन का ध्यान विभिन्न घटनाओं या मुद्दों पर केंद्रित हो जाए जो तारीखों का महत्व भी बदल जाता है। हम अवधि कैसे तय करते हैं। इतिहास विशिष्ट समय की अनूठी विशेषताओं को पकड़ने में मदद करता है। हमें प्रत्येक अवधि की केंद्रीय विशेषताओं को पहचानने और उजागर करने की भी अनुमति देता है। उदाहरण के लिए जेम्स मिल ने तीन विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1817 में नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने भारतीय इतिहास में 3 अवधियों हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया। ब्रिटिश वर्गीकरण से आगे बढ़ते हुए इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को भी प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक में विभाजित किया। यह काल विभाजन पश्चिम से सीख लेकर किया गया है। यहाँ आधुनिक काल सभी आधुनिक प्रभावों विकास से जुड़ा हुआ है और मध्यकाल एक ऐसे समाज का वर्णन करने के लिए था जहाँ आधुनिक समाज की विशेषताएं मौजूद नहीं थीं। हम किस तरह जानते हैं। प्रशासनिक रिकॉर्ड से अंग्रेज सभी निर्देश, योजना, नीतिगत निर्णय, समझौते और जांच आदि को रिकॉर्ड रखने में विश्वास करते थे। अर्थात उनका मानना था कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें मेमो, नोट्स, रिपोर्ट की प्रशासनिक संस्कृति का निर्माण हुआ। उन्होंने सभी प्रशासनिक संस्थाओं से जुड़े रिकॉर्ड रूम के माध्यम से अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों और पत्रों को भी संरक्षित किया। महत्वपूर्ण अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे विशिष्ट संस्थान भी स्थापित किए। इन दस्तावेजों को कुशल शिलेखकों द्वारा दर्ज और लिखा गया तथा मुद्रण के प्रसार के साथ इन अभिलेखों की कई प्रतियां प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाही के रूप में प्रस्तुत की गई। सर्वेक्षण और जनगणना। राजस्व सर्वेक्षण प्रभावी प्रशासन चलाने के लिए 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों ने विस्तृत सर्वेक्षण किया। गाँव में स्थलाकृति, मुद्रा, मिट्टी की गुणवत्ता, वनस्पति जीव, स्थानीय इतिहास, फसल प्रतिरूप के बारे में जानने के लिए राजस्व सर्वेक्षण आयोजित किए गए। जनगणना। 19वीं सदी के अंत में भारत के सभी प्रांतों में लोगों की संख्या, जाति, धर्म, व्यवसाय की जानकारी दर्ज करने के लिए प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती थी। सामान्य सर्वेक्षण। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी शास्त्रीय सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण भी किए गए। आधिकारिक रिकॉर्ड की सीमाएं। एक दृष्टिकोण से अंग्रेजों के आधिकारिक रिकॉर्ड एक कहानी बताते हैं, अर्थात इस बारे में बात करते हैं कि उनकी रुचि किसमें थी और वे आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या संरक्षित करना चाहते थे। ये रिकॉर्ड पूरी तरह से इस बात को नज़रअंदाज करते हैं कि देश के सामान्य लोग क्या महसूस करते थे, उनकी कार्रवाइयों के पीछे क्या कारण थे। लोगों की डायरियाँ, तीर्थयात्रियों यात्राओं
यात्रियों के वृत्तांत, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की आत्मकथाएं, लोकप्रिय पुस्तकें, मुद्रण, समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों के दृष्टिकोण को समझा जा सकता है। रिकॉर्ड किए गए दस्तावेज की एक प्रतिलिपि यहाँ है। गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों से सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों में गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल गई थी उनमें कुछ नमूने इस प्रकार। इसमें बम्बई में इस बात का इंतजाम कर लिया गया कि सेना जहाज़ों और दस्तकारों को कब्जा कर लें। शाही नौसेना जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर है। कराची 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे मारे गए सैनिक हैं। विशाखापट्टनम में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं भी हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात किए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय उसके कि संभव है कि कुछ सिपाही काम पर न आए। निष्कर्ष रूप में कहते ऐतिहासिक तिथियों के महत्व पर पर्याप्त बल नहीं दिया जा सकता। तिथियां प्रमुख संदर्भ बिंदुओं के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो मानव इतिहास के विशाल दायरे की संरचना और समझ में सहायता करती हैं। वे इतिहासकारों और विद्वानों को पूरे समय की घटनाओं, प्रतिरूप, प्रगति का विश्लेषण करने में सक्षम बनाने के लिए एक कालानुक्रमिक ढांचा प्रदान करती हैं। इसके अलावा कारण संबंध स्थापित करने, ऐतिहासिक संदर्भ को समझने एवं समाज, संस्कृतियों और सभ्यताओं के विकास का पता लगाने के लिए तिथियां अपरिहार्य हैं। विशिष्ट तिथियों के बिना इतिहास एक अव्यवस्थित और भ्रमित करने वाली कथा होगी, जिससे अतीत में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार ऐतिहासिक तिथियां न केवल इतिहास की हमारी समझ को मजबूत करती हैं, बल्कि हमें इसमें सीखने के लिए भी सशक्त बनाती हैं। साथ ही वर्तमान में आगे बढ़ने, भविष्य को आकार देने में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली के बाद ऐतिहासिक प्रश्न क्या है? ये प्रश्न जो हमें आसपास क्या दिखता है उससे संबंधित जो हमें समय की धारणाओं से परिचित कराते हैं। अवधि क्या है? अतीत में कुछ मानदंडों या विशेषताओं के आधार पर अलग अलग कालानुक्रमिक अवधियों या युगों में विभाजित करने की प्रक्रिया। पूरा लेख, अभिलेख, ऐतिहासिक अभिलेख, दस्तावेज, पांडुलिपियां और सामान्य प्राथमिक स्रोत सामग्रियों के संग्रह को संदर्भित करते हैं, जो अनुसंधान, संदर्भ तथा ऐतिहासिक विश्लेषण के लिए व्यवस्थित रूप से संरक्षित एवं व्यवस्थित होते हैं। सर्वेक्षण का उद्देश्य संगठित और संरक्षित तरीके से जानकारी इकट्ठा करना, विश्लेषण करना, प्रस्तुत करना, जिसका उद्देश्य सामान्य विचाराधीन विषयों के बारे में सार्थक निष्कर्ष या अंतर्दृष्टि प्राप्त करना होता है। जनगणना तत्पर जनसंख्या की एक व्यवस्थित और व्यापक गणना से है, जिसमें सामान्यतः एक विशेष समय पर एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के व्यक्तियों के बारे में विभिन्न जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक आंकड़ों का संग्रह शामिल होता है। व्यापार से साम्राज्य तक अंतिम और शक्तिशाली मुगल शासक औरंगजेब ने भारतीय क्षेत्र के बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित किया। हालांकि वर्ष 1707 में निधन के बाद साम्राज्य की पकड़ कमजोर होने लगी, जिससे मुगल गवर्नर और प्रभावशाली जमींदारों ने अपने अधिकारों का दावा करने की कोशिश की एवं शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। भारत के विभिन्न हिस्सों में शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्यों के उद्भव ने मुगलों की राजधानी को एक शासकीय केंद्र के रूप में अप्रभावी बना दिया। 18वीं शताब्दी में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने वाले अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा प्रदत्त सन 1600 ईस्वी के शाही चार्टर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया। इंग्लैंड में कोई भी सामान्य व्यापारी समूह ईस्ट इंडिया कंपनी का मुकाबला नहीं कर सका। इसने कंपनी को सामान्य अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी से प्रतिस्पर्धा के भय के बिना कम कीमतों पर सामान खरीदने और उन्हें लाभ के लिए यूरोप
में बेचने के लिए नई भूमि तलाशने की अनुमति दी। यह चार्टर पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी जैसी सामान्य यूरोपीय शक्तियों की व्यापार करने से नहीं रोक सका, जिन्होंने पहले ही पूर्व बाजारों पर अपनी उपस्थिति स्थापित कर ली थी। कपास, रेशम की बढ़िया गुणवत्ता, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी जैसी व्यापारिक वस्तुएं अपनी उच्च मांग के कारण व्यापारिक कंपनियों के लिए रुचि का विषय थे। बाजारों के लिए बड़ी प्रतिस्पर्धा ने व्यापारिक कंपनियों को युद्ध में शामिल होने, पदों को मजबूत करने, स्थानीय शासकों के साथ संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया, जिससे व्यापार और राजनीति के बीच की रेखाएं धुंधली हो गईं। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। वर्ष 1651 में हुगली नदी के तट पर पहली अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित की गई, जिसने ब्रिटिश आधार के रूप में कार्य किया। यहाँ कंपनी के व्यापारियों को फैक्टर के रूप में जाना जाता था। प्रारंभ में फैक्ट्री एक गोदाम के रूप में कार्य करती थी। जैसे जैसे व्यापार का विस्तार होता गया, कंपनी के अनुनय के तहत सौदागर और व्यापारी फैक्ट्री के पास आकर बस गए। सन 1696 ईस्वी तक कंपनी ने सुरक्षा के लिए बस्ती के चारों ओर एक किले का निर्माण शुरू कर दिया। कंपनी को कलिकाता सहित 3 गांवों पर जमींदारी अधिकार सुरक्षित कर लिए, जो बाद में वर्तमान कोलकाता शहर के रूप में विकसित हुआ। उसने मुगल बादशाह औरंगजेब को अपनी कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार देने वाला एक फरमान जारी करने के लिए भी तैयार किया। कंपनी के अधिक रियायतों को हासिल करने का लालच और मौजूदा विशेषाधिकारों के शोषण के कारण विवाद पैदा हुआ। जैसे औरंगजेब ने फरमान में केवल कंपनी के शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार दिया गया था। कंपनी के अधिकारी निजी व्यापार में लगे रहे और शुल्क का भुगतान करने से इनकार कर दिया, जिससे बंगाल में बड़े स्तर पर राजस्व की हानि हुई। व्यापार से युद्ध तक शासकों का प्रतिरोध। औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्षेत्रीय शक्तियों ने अपनी शक्ति और स्वायत्तता का विस्तार करना शुरू किया। बंगाल भी इससे छूता नहीं रहा। मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला सभी सक्षम शासक थे, जिन्होंने कंपनी के शोषण का विरोध करना शुरू किया। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से इनकार कर दिया। कंपनी के व्यापार के अधिकार के बदले उन्हें नजराने मांगे। कंपनी के सिक्के ढालने कि किसी भी अधिकार से वंचित कर दिया। उसे अपनी किलेबंदी का विस्तार करने से रोक दिया। उन्होंने कंपनी पर धोखाधड़ी, राजस्व की हानि, नवाब के अधिकार को कमजोर करने और अपमानजनक व्यवहार करने का आरोप लगाया। कंपनी ने अपना बचाव करते हुए कहा कि स्थानीय अधिकारियों की अन्यायपूर्ण मांगें कंपनी के व्यापार को नुकसान पहुंचा रही हैं, तथा व्यापार तभी फल फूल सकता है जब शुल्क हटा दिया जाए। व्यापार का विस्तार करने के लिए कंपनी ने अपनी बस्तियों का विस्तार करना, गांवों को खरीदना और अपने किलों का पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में विवाद अंततः टकराव में बदल गया और प्लासी के ऐतिहासिक युद्ध में परिणत हुआ। प्लासी का युद्ध का कारण क्या था? 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला ने बंगाल का नवाब का पद संभाला। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधिकार के बारे में चिंतित थी और उसका उद्देश्य एक ऐसे भरोसेमंद शासक की गद्दी पर बिठाना था जो उन्हें व्यापारिक लाभ प्रदान करे। परिणाम स्वरूप उन्होंने नवाब के पद के रूप में सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से एक का समर्थन करने का असफल प्रयास किया। जवाब में क्रोधित सिराजुद्दौला ने मांग की कि कंपनी उसके क्षेत्र की राजनीति में अपना हस्तक्षेप बंद कर दे, किलेबंदी के प्रयासों को रोक दे और अपने राजस्व भुगतान को पूरा करे। असफल वार्ता के बाद नवाब ने 30,000 सैनिकों के साथ कासिम बाजार में अंग्रेजी कारखाने पर विजय प्राप्त की और कंपनी के किले पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कलकत्ता में मार्च किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनकर मद्रास के
मद्रास में कंपनी के अधिकारियों ने रॉबर्ट क्लाइव की कमान के तहत सेना भेजी और नवाब के साथ लंबी बातचीत भी की। क्या आप जानते हैं कि प्लासी का यह नाम किस तरह पड़ा? दरअसल असली नाम पलासी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया था। इस तरह को पलासी यहाँ पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण था। पलास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है, जिसका होली पर इस्तेमाल होता है। अंततः सन 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी में सिराजुद्दौला को हरा दिया। नवाब की हार एक प्रमुख कारण सिराजुद्दौला के सेनापति में से एक मीर जाफर की गैर भागीदारी थी, जिसे क्लाइव ने उसके समर्थन के बदले नवाब को पद देने का वादा किया था। प्लासी का युद्ध का महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि यह ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पहली बड़ी जीत थी। परिणाम क्या हुआ? मीर जाफर को नवाब बनाया गया। उस समय तक कंपनी प्रशासन की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वह व्यापार के विस्तार तक ही सीमित रही। गरिमा और संप्रभुता की तलाश में कठपुतली नवाब कंपनी के लिए चुनौती बन रहा था, जिसने मीर जाफर को पद से हटा दिया तथा उसकी जगह मीर कासिम को नियुक्त किया। मीर कासिम 1764 में बक्सर के युद्ध में हार गया और मीर जाफर को पुनः नवाब बना दिया गया। वर्ष 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया, जिसे प्रांत के विशाल राजस्व तक पहुंच की अनुमति मिल गई। इस दीवानी अधिकार कोनो आओ है। आओ